तो ये हमारा चौथा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है ऑफ अ मूवी ब्रह्मयुगम। सच बताऊं तो मूवी देख के मुझे तुम्बाड़ और कंटारा वाली मिक्स फीलिंग आई। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी 17th सेंचुरी की है, साउथ मलबार में। मूवी शुरू होती है, हम एक जंगल को देखते हैं जिसमें दो आदमी होते हैं। वो आग जला रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है यहाँ कुछ तो है। वो आदमी कहता है कि आग मत बुझाना और आज नदी पार करना कठिन है। फिर अगले सीन में हम दोनों में से एक को देखते हैं। एक आदमी सो गया होता है और दूसरा आदमी जिसका नाम कोरा होता है वो कहीं चला गया होता है। तो सोया हुआ आदमी उठता है, वो कोरा को ढूंढता है। वो कोरा को देखता है तो वो शॉक में खड़ा होता है। सामने देख रहा होता है तो सामने पेड़ के पीछे से कोई निकलता है जो कि एक यक्षी होता है, यानी एक स्पिरिट होता है। वो सामने आता है, कोरा को सीड्यूस करता है। वो आदमी दूर भाग जाता है तो कोरा उसके साथ चल देता है और कोरा को वो दूर कहीं ले जाके उसको काटता है और उसको मार देता है। वो दूसरा आदमी सुबह होते ही नदी किनारे जाता है, देखता है तो नदी का बहाव बहुत तेज होता है, नदी पार नहीं कर पाता। तो वो भटकते भटकते एक पुराने दरवाजे तक आता है। वो अंदर जाके एक बहुत बड़ा घर देखता है। उसे भूख लग रही होती है तो वो नारियल खाने बैठ जाता है। उस घर में नारियल रखे होते हैं घर के बाहर, उसे खाने लगता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी होता है। वो पूछता है कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी कहता है कि नदी पार नहीं कर सकता, भूखा था तो भटकते भटकते यहाँ चला आया। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, कोई कहता है कि हमने पूछा कौन है। अब ये कोई तीसरा आदमी होता है। वो उस आदमी को कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। वो पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ। तो आदमी कहता है कि मैं थेवन हूँ। उस आदमी का नाम थेवन होता है और राजा के दरबार का एक गायक हूँ जिसको पानन कहते हैं। मैं भटकता भटकता यहाँ चला आया। नदी के पार जाना था लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। राज्य में युद्ध हो रहा था तो जान बचाकर भाग गया। वो उसे गाना सुनाने को कहता है तो गाना उस आदमी को बहुत पसंद आता है। वो उसे भोजन के लिए आमंत्रित करता है। वो उसे कहता है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रहते हो, लेकिन थेवन कहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। वो आदमी कहता है ये तो अनादर हुआ। उस आदमी का नाम होता है कोडुमन पोट्टी। वो उसे फिर से रहने को कहता है तो थेवन कहता है जैसा आप कहें। वो अंदर आता है। तीसरा आदमी है जो कि रसोइया होता है। वो उसे घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि घर के दक्षिण भाग में कभी मत जाना। रात को थेवन कोडुमन पोट्टी के लिए गाना गाता है, भोजन खाता है। थेवन कहता है कि ऊपर वाले की कृपा है। कोडुमन पोट्टी कहता है कि लेकिन खाना तो मैंने दिया है, इसमें ऊपर वाले की क्या कृपा है। तो वो रसोइया रात को कहीं जा रहा होता है। इसी के बीच सीन चेंज होता है। थेवन बाहर जंगल में जाता है तो उसे कई सारे कब्रें दिखती हैं। वो अपने कक्ष में चला जाता है। उसे बेड़ियों की आवाज आती है तो वो देखने जाता है, लेकिन वो डर जाता है तो वो वापस आ जाता है। सुबह होती है। कोडुमन चौसठ खेल रहा होता है तो वहाँ थेवन आता है। वो थेवन को खेलने के लिए बोलता है और कहता है कि दाव पर लगाओ। तो थेवन कहता है मेरे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक धोती के। तो कोडुमन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है दाव पे लगाने के लिए, कुछ तो है। तो वो कहता है कुछ नहीं है। तो कोडुमन कहता है कि तुम्हारा समय तुम दाव पर लगा सकते हो, तुम्हारा समय तुम्हारे पास है और वो तुम्हारा ही है। तो थेवन खेलने के लिए मना कर देता है। वो खड़ा हो जाता है तो कोडुमन उससे पासे मांगने के लिए हाथ आगे करता है। तो जैसे ही थेवन उसको पासे देना चाहता है तो वो हाथ खींच लेता है और पासे 64 के बोर्ड ऊपर गिर जाते हैं। ऐसे खेल आरंभ हो जाता है। तो कोडुमन ने छल कपट से खेल आरंभ करवा लिया होता है। फिर वो खेल खेलते हैं। खेल में आखिर में कोडुमन को 12 चाहिए होते हैं, लेकिन आते हैं 7। तो कोडुमन बड़े ही ध्यान से पासों की तरफ देखते हैं तो पासे अचानक से 12 हो जाते हैं। ये देखकर थेवन घबरा जाता है और वो चला जाता है। थेवन यहाँ गेम हार चुका होता है। रात को खाना खाते वक्त थेवन को पता चलता है कि कोडुमन पोट्टी को उसकी माँ का नाम भी पता होता है और वो उसके बारे में सब जानता होता है। उसी रात कोडुमन पोट्टी पूछता है कि रसोइया ने मेरे बारे में कुछ बोला था या नहीं। तो थेवन कहता है रसोइया ने कुछ नहीं बोला। तो रसोइया वहाँ आता है तो कोडुमन पोट्टी उससे कहता है कि खाना लाओ। तो रसोइया उससे कहता है कि 4 बार तो खिला दिया, अब रसोई में कुछ नहीं बचा है। तो कोडुमन पोट्टी इसको अपमान मानता है और कहता है कि मेहमान के सामने मेरा अपमान। तो वो अपनी पावर को यूज़ करता है, रसोई को खींचकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सेम वैसी ही पावर दिखाई देती है जैसी क्रिस 3 में काल के पास थी। फिर थेवन उस रात रसोई को कहता है कि ये कौन है और मैं कहाँ फंस गया हूँ। फिर वो उसे उसका इतिहास बताता है। वो कहता है कि चुडुलन पट्टी एक ब्राह्मण था जिसने घोर तप करके देवी वराही को प्रसन्न किया था। देवी वराही ने उसे आके एक मैजिकल मंत्रों से सजा हुआ बॉक्स दिया था। उस बॉक्स में जादुई शक्ति वाला एक चातक था और वो चुडुलन की सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ऐसा देवी ने उसे कहा था। लेकिन चुडुलन ने उस चातक को गुलाम बना के रखा और उस पर अत्याचार किया। तो इस अत्याचार के चलते चातक ने एक दिन नशे में
पुट्टी की आत्मा को ही छीन लिया और उसे मार दिया। फिर चातक ने हवेली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और चोडुलन पुट्टी के सारे परिवार को खत्म कर दिया। कई तांत्रिक उस घर पर आए, चातक को भगाने की कोशिश की, लेकिन चातक ने उन सबको मार दिया। फिर एक दिन कोडुलन पट्टी आता है और चातक को बंदी बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो यक्षी जिसने कोरा को मारा था वो आता है रात को, कोडुमन पट्टी को सिड्यूस करता है। ये सब थेवन देख रहा होता है। सुबह होती है तो थेवन भागने की कोशिश करता है। वो रसोइया को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन रसोइया मना कर देता है। फिर वो अकेले ही भागने की कोशिश कर रहा होता है। सब सामान वामान पैक कर कर कोडुलन पुट्टी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते, इतनी बारिश में कैसे जाओगे। तब कोई भी बारिश नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही वो कहता है अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। फिर थेवन बारिश में ही भागने की कोशिश करता है तो वो भागते भागते उसको खून की उल्टियाँ होने लगती है। वो गिर जाता है, आगे चल ही नहीं पाता। वो वापस आता है। कोडुमन उससे कहता है कि बिना परमिशन के कैसे जा सकते हो, परमिशन तो लेनी चाहिए ना। तो थेवन उससे परमिशन लेता है तो वो परमिशन के लिए मना कर देता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और कोडुमन उससे कहता है कि ये बारिश तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपनी इच्छा त्याग नहीं देते। एक बार तो ये बारिश 3 सालों तक चली थी, कई महीनों तक चल सकती है, कई सालों तक चल सकती है। इतनी बारिश होगी कि दिन और रात में अंतर ही नहीं हो पाएगा कि दिन है या रात। रात को सपने में थेवन को एक आकृति दिखाई देती है बेड़ियों में बंधी हुई। वो उसको मारने आ रही होती है, लेकिन वो जाग जाता है। तब रसोइया खड्डा खोद रहा होता है। वो भागता है, भागते भागते वो बेहोश हो जाता है। और वो जब होश में आता है तब रसोइया उससे पूछता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हें अपना नाम याद है, तुम्हें अपनी माँ का नाम याद है, तुम यहाँ कितने दिन पहले आए थे ये याद है। लेकिन थेवन को कुछ याद नहीं होता। वो उसे दिखाता है कि कोडुमन पट्टी मर चुका है, उसकी लाश भी उसे दिखाता है और कोडुमन पट्टी के रूप में यहाँ चातक रहता है। वो असली कोडुमन पट्टी नहीं होता। उसने अपनी ओर एक घेरा बना के रखा होता है और उस घेरे के अंदर हम फंस चुके होते हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता होता है। यहाँ एक बंद कक्ष होता है जहाँ एक दिव्य ज्योति होती है जो कि कभी नहीं बुझती, अखंड ज्योति होती है। उस ज्योति को बुझाना होगा। और वो रसोइया कहता है कि इसकी चाबी हमेशा चातक के पास होती है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं और रसोइया बहुत ज़्यादा नशे वाला खाना बना रहा होता है रसोई में। तभी वहाँ कोडुमन पट्टी आता है, उसकी गर्दन दबोच लेता है और कहता है कि बिना मेरी अनुमति के थेवन को उसने मदिरा क्यों पिलाई। तो वो कहता है कि माफ़ कर दीजिए सरकार, भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। और कोडुमन पट्टी वहाँ से चला जाता है। कहता है कि उसके लिए खड्डा खोद के तैयार रखना। तभी थेवन कोडुमन पट्टी को गाना सुना रहा होता है। तो मदिरा ख़त्म हो जाती है तो कोडुमन उसे मदिरा लाने को कहता है। वो मदिरा के साथ चाकू भी ले आता है। वो मदिरा लेके वापस आता है तो कोडुमन पट्टी सो रहा होता है। तो वो कोडुमन पट्टी के पास चाबी ढूंढ रहा होता है। तभी कोडुमन पट्टी जाग जाता है और कोडुमन पट्टी उसकी गर्दन खींच लेता है और उसकी आत्मा को अंदर करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो देखता है कि चाबी उसके पास नहीं होती। असल में जब वो रसोइये को धमकाने गया था और उसने उसकी गर्दन पकड़ी थी तब रसोइये ने चाबी निकाल ली थी और रसोइया अंदर जाता है और दिव्य ज्योति को बुझा देता है। फिर रसोइया आता है और वो कोडुमन पट्टी को कहता है कि वो कोडुमन पट्टी का ही पुत्र है एक दासी से। रसोइया और थेवन मिलते हैं तो रसोइया कहता है कि उसको उसी बॉक्स के अंदर फुसला के डालना होगा जिस बॉक्स से वो निकला है। फिर वो कोडुमन पट्टी के पास जाते हैं। थेवन उसको चाकू मारता है हाथ में और पेट में। वो कमजोर पड़ चुका होता है क्योंकि वो दिव्य ज्योति बुझ चुकी होती है। चातक उन पर मानसिक प्रहार करता है। चातक रसोइये को घूमते हुए दरवाजे के अंदर डाल देता है। थेवन को एक नीचे धंसती हुई जमीन के अंदर डाल देता है और वो दोनों उससे बाहर आ जाते हैं। फिर रसोइया कोडुमन पट्टी को जला देता है। जलने के बाद उसके अंदर से चातक बाहर निकलता है। वो उसे बॉक्स में डालने का प्रयास कर रहे होते हैं। कोडुमन पट्टी के पास एक अंगूठी होती है, वो रसोइया निकाल लेता है और वो अंगूठी जो पहनेगा चातक उसके वश में हो जाएगा और वो चातक का मास्टर बन जाएगा। लेकिन वो अंगूठी रसोइये को थेवन पहनने नहीं देता और उनके बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में ही पूरा घर धंसने को होता है और पूरा घर उनके ऊपर धंस चुका होता है। तब अगला ही सीन आता है तो थेवन घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी अचानक रसोइया उस पर अटैक करता है। वो उसे मार रहा होता है। तब वो कहता है कि थेवन के दाएं कान में बाली थी लेकिन इसके बाएं कान में है। तो ये कौन है? ये चातक होता है। चातक ने अंगूठी अपने कब्जे में कर ली होती है और थेवन असल में मर चुका होता है। चातक ने उसका रूप ले लिया होता है। रसोइया भागता है तो उसके सामने कोई आ जाता है तो वो पत्थर उठा के उसको मारने की करता है। लेकिन तभी वहाँ गोली चलती है और गोली उसके पेट में लगती है और वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अंग्रेज आ चुके हैं और थेवन कहीं जा रहा होता है।
वो नदी में पानी पीने जाता है तो उसको नदी के पानी के अंदर कोडुमुन पुट्टी ही दिखाई देता है। अब जातक ने थेवन का रूप ले लिया है। यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छी फील करवाएगी। एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। सो दैट वाज माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।